मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 19 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और जूल्स थॉमसन इफेक्ट। तो आज की इस क्लास में इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन तीनों टॉपिक के जो सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए आज की इस क्लास में जो भी हम टॉप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ हम उससे जुड़े हुए जो और भी बहुत सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे, उन सारी बातों को आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इसमें सवाल हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और उस तरह के क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप उनको साथ में पॉइंट आउट करते हुए चले। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्रेशर बढ़ाने पर बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है, या फिर घटते हुए पहले मिनिमम वैल्यू तक जाता है उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको सवाल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का पूछा जाए, है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये पता करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासियस, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, जिसको हम बोलते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, है ना। इसका नाम क्या है? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बिल्कुल सेपरेट क्लासियस इक्वेशन होता है और इस वाले इक्वेशन को हम सेपरेट बिल्कुल क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप इसको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर इसको फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका नाम है फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है? तो ये इक्वेशन डिराइव होता है सेकेंड लॉ, है ना, जो मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है, आप कह सकते हैं जो मैक्सवेल्स के चार जो इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, उसमें जो सेकंड वाला रिलेशन है, उस सेकंड वाले रिलेशन से ये इक्वेशन आपका डिराइव होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला ये है कि डीपी अपान डी टी इज इक्वल टू एल अपान टी ब्रैकेट में V2 माइनस V1, है ना। इसको हम बोलते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, या फिर फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन। तीन तरीके से हम इसको बुला सकते हैं। और ये मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, उससे इसको हम डिराइव करते हैं। अब मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन है जो सेकंड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है? तो कई बार तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निम्न में से किस इक्वेशन की हेल्प से डिराइव होता है। अगर उन्होंने ये पूछा कि कौन से नंबर के इक्वेशन से, तो सेकंड नंबर के इक्वेशन से। लेकिन वो सेकंड नंबर का इक्वेशन क्या है, ये याद करने के लिए हम लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 या 20 जब करेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज भी वहां पर बता देंगे। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन आपको ये कहता है कि चाहे आप किसी भी मतलब सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो या किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला सिंपल सी बात कहता है कि अगर V2 की वैल्यू ज्यादा हुई V1 से, है ना, जैसे सपोज हम किसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो सॉलिड आपका मेल्ट होगा, पिघलेगा, पिघलने के बाद अगर उसका वॉल्यूम या आयतन उसके सॉलिड स्टेट के वॉल्यूम या आयतन से ज्यादा है, तो ऐसे में ये पूरी वैल्यू आएगी V2 माइनस V1 हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये हो जाएगा पॉजिटिव तो ये पूरा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि dP अपान dt भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और dP अपान dt पॉजिटिव होने का मतलब कि जो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, तभी तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करके डिफरेंस आता है ना। dP अपान dt के पॉजिटिव आने का मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव आता इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, ऐसे में प्रेशर बढ़ाने से आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है आइस की। और आपको पता है कि आइस जब मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है, आइस जब मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है।
यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल और नजदीक नजदीक होते हैं, आइस के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि V2 इज लेस देन V1। बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम कम होता है। तो अगर V2 लेस देन V1, इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट आएगा निगेटिव, और इसके निगेटिव आने का मतलब कि dP/dt भी आएगा निगेटिव। इसके निगेटिव आने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर इन द सेंस मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। प्रेशर यहां पर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि अगर हम स्पेशली इसकी बात कर रहे हैं, आइस की, और कौन कौन इसमें एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, गैलियम और बिस्मथ। ये 3 एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। ये वो लोग हैं जिसमें मेल्टिंग होने के बाद वॉल्यूम जो है वो बढ़ने की बजाय घट जाता है, तो dP/dt निगेटिव आ जाता है, जिसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं इसके, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था और ये 6-7 पॉइंट आपने इसके साथ जोड़े हैं। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए कि हमेशा वही सवाल पूछा जाए, सेम भाषा में पूछा जाए, ये जरूरी नहीं। इसी फार्मूले से ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, तो इससे कुछ भी बना करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही 2 और एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। बाकी इसको कैसे यूज करना होता है ये बात आपको जानना कि V2 अगर V1 से ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यहां पर उल्टा था, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घटेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना चाहिए, क्योंकि हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है सारे यूनिट का, उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सीख रहे होते। तो आप अगर नोट्स अगर आपने बनाया तो उसी नोट्स में ऐड करते जाइए, है ना, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के लेक्चर को देखते हुए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है उसमें ऐड कर दीजिए, वो नोट्स आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर इसी तरह से एक प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर कि एन आइसबर्ग मेल्ट एट द बेस बट नॉट एट द टॉप बिकॉज। आइसबर्ग मतलब आप मान लीजिए मतलब बर्फ का एक तरह से पहाड़ है, तो ये जो बर्फ का पहाड़ है ये कह रहे हैं बेस वाले रीजन में इधर ये पिघल जाता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं पिघलता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, बट आपको आंसर तो ऐसे ही पता चल गया होगा। इसमें कह रहे हैं कि आइसबर्ग का जो बेस है वो ज्यादा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म अवस्था में रहता है इसलिए पिघल जाता है। आधार का बर्फ जो है ये इम्प्योर होता है, कह रहे हैं अशुद्ध होता है इसलिए पिघल जाता है। इसमें कह रहे हैं उच्च हाई प्रेशर के कारण आधार के बर्फ का गलनांक घट जाता है, प्रेशर ज्यादा होने के साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है, कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। और आगे कह रहे हैं कि आइस एट द टॉप इज ऑफ डिफरेंट काइंड, कह रहे हैं ये पिघल गया इसलिए ये नहीं पिघला क्योंकि ये अलग टाइप का बर्फ है। तो आपको पता चल पा रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। इसकी सिंपल सी बात है कि हाइट की वजह से यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा यहां पर अगर देखें तो यहां पर प्रेशर इसकी वजह से भी प्रेशर होगा, इस हाइट की वजह से। तो बेस में प्रेशर सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है। और यहाँ प्रेशर ज्यादा होने पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने पर, और बर्फ वाली बात है, प्रेशर ज्यादा होने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V2 माइनस V1 की जो वैल्यू आती है वो आती है निगेटिव। ठीक है ना, तो आइस के केस में अगर ये निगेटिव आ गया इसका मतलब dP/dt निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम है और ये जल्दी से कम टेम्परेचर पर भी पिघल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है ये। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर। इसमें से कौन कौन है जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। ऑप्शन है UFGH, SUHF, UFGP, SPV और T। इसमें सारे जो टर्म यूज किए गए हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यू मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा है, इसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। और यहाँ जो S है वो है एंट्रोपी, और इसके अलावा जो P है वो प्रेशर, जो है T है टेम्परेचर, और जो V है वो वॉल्यूम। तो इसमें से कौन है जिनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन, U यानी कि आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, दूसरा आपका है F जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज
इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी मुक्त ऊर्जा आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका तीसरा है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और जो चौथा है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम टोटल हीट फंक्शन भी बोलते हैं, एंथैल्पी का दूसरा नाम है टोटल हीट फंक्शन। अब देखिए इन सबके फार्मूले आप याद कर लीजिए, इन सबके फार्मूले क्या है। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये वाला फार्मूला है। यहां से आप निकाल सकते हैं डी यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, डी क्यू माइनस में डी डब्ल्यू, और आप चाहें तो डी क्यू की जगह पर टी डी एस लिख सकते हैं और डी डब्ल्यू की जगह पर पी डी भी लिख सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज वाला इक्वेशन आपको मिल गया, आप कह सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, अब आपके पास जो दूसरा है यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू यू माइनस में टी एस, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी जी, तो जी इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी माइनस में टी एस, ये आपका तीसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गया। और चौथे के लिए अगर बात करें तो चौथा आपका है एंथैल्पी, जिसका फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो आपको ये चारों के चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें जैसे आपसे ये पूछ सकते थे डेल यू अपान डेल एस किसके बराबर, आपसे पूछ सकते हैं डेल यू अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। तो इस तरह के जो भी आपके डेरिवेटिव वाले टर्म पूछे जाएंगे वो सब आपके इन्हीं चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से निकल जाएंगे, इनको आपस में इंटरचेंज करना होगा। जैसे देखिए डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, इस पूरे इक्वेशन में एक तो एंट्रोपी का डेरिवेटिव है, एक तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें तो डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और वॉल्यूम को जीरो लेने पर, अब कांस्टेंट लेने पर क्या हो गया, ये डी यू अपान डी एस जो है उसको हम डेल यू अपान डेल एस बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो डेल यू अपान डेल एस इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो डेल यू अपान डेल एस इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और साथ में ये कब रिजल्ट आ रहा है, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। सिमिलरली अगर आपको निकालना होता डेल यू अपान डेल वी, तो यहां से आप देखिए डेल यू अपान डेल वी तभी निकलेगा जब आप डीएस को कांस्टेंट यानी एंट्रोपी को कांस्टेंट लेंगे। एंट्रोपी अगर कांस्टेंट आप लेते हैं तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, और आपको मिलेगा डेल यू अपान डेल वी इज इक्वल टू माइनस पी, डेल यू अपान डेल वी इज इक्वल टू माइनस पी। तो इस तरह के अगर रिलेशन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ऐसे में ये चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो यहाँ सीक्वेंस लिखा हुआ है, आप ये सीक्वेंस न याद करके एक दूसरा सीक्वेंस याद करिए जो हम यहाँ पर आपको मेंशन कर देते हैं। ये सीक्वेंस आप ऐसे याद करिए कि यू एफ और उसके बाद में एच और उसके साथ में क्या, जी। आपको कभी भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का ये सीक्वेंस याद रखना, यू एफ एच जी। और ये याद करने के लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज ये है मिस्टर झामलू और इन्होंने कहा कि इधर की तरफ हाथ दिखाते हुए एक बात ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उधर, ये बोल रहे हैं कि उधर फ्रेंड का है घर, है ना। ऐसे हाथ दिखाते हुए किसी को बता रहे हैं कि उधर है मेरे फ्रेंड का घर, यानी कि उधर है फ्रेंड का, उधर सॉरी उल्टा हो गया, उधर फ्रेंड का है घर, उधर फ्रेंड का है घर। आपको ये स्टेटमेंट इस तरीके से याद रखना है जिससे ये सीक्वेंस बना रहे, और आगे एक दो क्वेश्चन के बाद हम आपको बता रहे हैं कि इस सीक्वेंस का मीनिंग क्या है ना। इसके ऊपर 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर आपको इस सीक्वेंस याद है तो वो चारों सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें और ये चारों रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लिख लीजिएगा सीक्वेंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, संतृप्त जलवाष्प का 100 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट उष्मा होगी। और ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ कि 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव। इसमें इंफिनिटी वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इंफिनिटी वाली जो प्रॉब्लम थी वो अलग थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना, जब कोई वाटर वेपर में यानी कि जब कोई जल वाष्प में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर,
उस टाइम उसकी स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा बताइए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी ये थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने वाला, मतलब कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पर बर्फ, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है, जल में, 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में कन्वर्ट होता है, इस टाइम आप इसकी स्पेसिफिक हीट बताइए। ठीक है, ये जो सिचुएशन है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, इन दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। ये ऐसा एक सवाल आप कर चुके हैं कई बार, तो यही पूछा गया कि ये किस तरह का प्रोसेस है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब जो भी आइसोथर्मल वाले रूल्स होते हैं वो सब इनके ऊपर लग गए, है ना। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर 0, इसीलिए इसको बोलेंगे आइसोथर्मल या समतापीय प्रक्रम। ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम। और इस केस में अगर हम इनका या इनका स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा निकालें तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू और अपान में m इंटू में डेल्टा टी। और अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके अपान में 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर आपको ऐसे सवाल के मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर या ये मेल्टिंग पॉइंट वाला जो केस है, इसमें अगर आपको स्पेसिफिक हीट पूछते हैं तब वो आपका इन्फिनिटी आता है। बट ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें इन्होंने कहा सैचुरेटेड वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका जो स्पेसिफिक हीट आता है वो निगेटिव आता है, जो कि मतलब कैलकुलेशन अब हम नहीं कर रहे हैं, ये जो फार्मूला आपके पास होता है जिसको हम क्लासियस इक्वेशन बोलते हैं, C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL अपान DT, C2 माइनस C1 इक्वल टू DL अपान DT माइनस में L अपान T। ये फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब, तो ये C2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो निगेटिव में माइनस में 1 पॉइंट समथिंग करके आती है, इतनी कैलोरी पर ग्राम करके। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ रिजल्ट आपको रिजल्ट इसका याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड वाटर वेपर का 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पेसिफिक हीट होता है वैल्यू भी कुछ ऐसी होती है माइनस 1.03 करके, बट आपको ये वैल्यू नहीं, आपको ये याद रखना है इसका नेचर क्या है, निगेटिव है। ठीक है ना, ये एक एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर सो हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, समटाइम्स कूलिंग इफेक्ट, समटाइम्स हीटिंग इफेक्ट, नन ऑफ दीज एबव। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, हीटिंग इफेक्ट की कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं, या फिर कोई भी इसमें से दिखा सकते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा इसमें जो हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर आपको दिया था उसमें आपने पढ़ा है जूल्स थॉमसन इफेक्ट, जूल्स थॉमसन इफेक्ट जिसको हम जूल्स केल्विन इफेक्ट भी बोलते हैं, थॉमसन का दूसरा नाम लॉर्ड केल्विन था। तो इसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जब हम गैस को पास करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना। हाई प्रेशर, हाई कांस्टेंट प्रेशर रीजन से लो कांस्टेंट प्रेशर रीजन की तरफ जब हम किसी गैस को पास कराते हैं किसी पोरस प्लग से, किसी छिद्रयुक्त प्लग से, पोरस प्लग से जब हम किसी गैस को ऐसे पास करते हैं तो ऐसे में उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा भी हो सकती है, T1 की वैल्यू T2 से कम भी हो सकती है। तो जब T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा हो जाए, यानी अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो इसको हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट। और जब T1 की वैल्यू कम हो जाए T2 से, इसको हम बोलेंगे कूलिंग इफेक्ट, मतलब इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। और अगर T1 और T2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब नो हीटिंग नो कूलिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जूल्स थॉमसन इफेक्ट या जूल्स केल्विन इफेक्ट। और इसमें हमने ये पढ़ा, ये पूरा कंक्लूजन जो हमने आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर में बताया है, ये पूरा पढ़ने के बाद ये निकल के आया कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये होता है कि किसी भी गैस को जब हम इधर से इधर पास करते हैं हाई प्रेशर वाले रीजन से, P2 इज ग्रेटर देन P1, हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में नॉर्मल टेम्परेचर पर, इनिशियल टेम्परेचर अगर नॉर्मल है
और किसी गैस को इधर से इधर पास कराएं तो इधर जाने के बाद उसका टेम्परेचर घट जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं T1 इज लेस देन T2 हो जाता है, इसको कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी गैसेस जो होती हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं, इसके दो एक्सेप्शन हैं, और वो एक्सेप्शन कौन है? आपके हाइड्रोजन और हीलियम। और दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए यहां पर कि अगर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा कम कर दें एट वेरी लो टेम्परेचर, तो यहां पर ये वाली समस्या खत्म हो जाती है। इसमें हर एक गैस आपको क्या दिखाएगी? कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, सबका टेम्परेचर उधर जाने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बाकी गैसेस तो कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, लेकिन ये दो गैसें कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाती, बल्कि ये हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। और दूसरी बात ये कि आपसे पूछ सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्यों दिखाती है ना? अगर ये हम कह रहे हैं कि लगभग सारी गैसेस इधर से इधर जाने पर नॉर्मल टेम्परेचर पर या वेरी लो टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट दिखा रही हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दोनों लोग हीटिंग इफेक्ट क्यों दिखा रही? इसका एक्चुअल में एक कारण है, और वो कारण ये है कि कोई भी गैस इधर से इधर जाकर के हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी या कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, इसके लिए एक टेम्परेचर डिसाइडेड है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर किसी गैस का इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो वो दिखाएगा कूलिंग इफेक्ट, वो दिखाएगा कूलिंग इफेक्ट। और अगर किसी गैस का इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो दिखाएगा हीटिंग इफेक्ट, मतलब दूसरे साइड जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर किसी गैस का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल उसके इन्वर्जन टेम्परेचर के इक्वल है, ऐसे में ना ही कूलिंग इफेक्ट होगा और ना ही हीटिंग इफेक्ट होगा। नो कूलिंग इफेक्ट, नो हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। बट यहां पर एक चीज आती है जो कि थोड़ा सा परेशान कर सकती है, इसको हम अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो बात हमने देखी कि कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि यहां पर गैस का नॉर्मल इनिशियल टेम्परेचर उसके इन्वर्जन टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप से कम होना चाहिए। तो जो बाकी गैसेस हैं उनका जो उत्क्रमण ताप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर हम यहां रखते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर उनके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम रहता है, जिसकी वजह से वो जब पास होते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट को शो करते हैं। लेकिन यही बात जब हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए करते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम का एक्चुअल में इन्वर्जन टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा लो है, और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत लो है तो आपको तो इसका टेम्परेचर उससे भी कम रखना होगा, तभी तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो इसी वजह से कि हाइड्रोजन और हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट नहीं शो करते, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको इनिशियल टेम्परेचर को इससे इन्वर्जन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा लो करना होता है। और मैं वैल्यू बता देता हूं, हाइड्रोजन के लिए लगभग आई थिंक 80 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए शायद -240 डिग्री सेल्सियस ये इन्वर्जन टेम्परेचर है। इसीलिए जब हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसको घटाते हैं तब हम इस वाली कैटेगरी में आते हैं, और इस वाली कैटेगरी में हर एक गैस जो है हाइड्रोजन और हीलियम भी इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और कूलिंग इफेक्ट को शो करने लगते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, बाकी हर कंडीशन में दिखाते हैं, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर दिखाते हैं। और कोई दूसरी गैस है तो उनके लिए तो आराम से ये कंडीशन आप याद रख लीजिए, और वो कूलिंग इफेक्ट यहां भी दिखाते हैं, यहां भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन Ti ऑफ अ गैस इज। किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कितना होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए इन्वर्जन टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप का मतलब क्या है। इन्वर्जन टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप का मतलब ये है कि एक बाउंड्री टेम्परेचर है जिससे कम टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट, जो कि पीछे हमने बताया जूल्स थॉमसन इफेक्ट में, अगर गैस का इनिशियल टेम्परेचर उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, है ना। और अगर वो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, और अगर वो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर है तो वो ना ही कूलिंग इफेक्ट शो करेगा और ना ही हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहां से हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर
है ना। अगर हम एक नंबर लाइन बना ले और हमने कह दिया कि दिस रिप्रेजेंट्स द इन्वर्जन टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं, एक यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना, और हम ये कह रहे हैं कि T1 इज लेस देन T2। तो अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो यहाँ पर हो गया आपका कूलिंग इफेक्ट, ठीक। और अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट। और एक चीज और आप देखिए, आप यहां से इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक कोई भी गैस कूलिंग इफेक्ट को शो कर सकता है ना। वैसे तो एग्जैक्टली अगर इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करें तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ना ही हीटिंग इफेक्ट होता है और ना ही कूलिंग इफेक्ट होता है, बट ये चूंकि एक बाउंड्री वाला टेम्परेचर है तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक कोई गैस कूलिंग इफेक्ट को शो कर सकता है, कूलिंग इफेक्ट दिखा सकता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर कोई गैस हीटिंग इफेक्ट्स को शो कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप हीटिंग इफेक्ट से इसको रिलेट करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर हो गया, कूलिंग इफेक्ट से अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो ये मैक्सिमम वो टेम्परेचर हो गया जहां तक कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। और इस तरह की भाषा के साथ सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप वो मैक्सिमम टेम्परेचर पता करिए जहां तक ये गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, तो आपको इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। फिर कहेगा आप वो मिनिमम टेम्परेचर शो करिए जहां जिस पर ये हीटिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है, तब भी आप इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। और इन्वर्जन टेम्परेचर का अपना फार्मूला होता है, और ये फार्मूला होता है TI इज इक्वल टू 2A अपान क्या RB। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसमें A और B क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, और R जो है इसको तो हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, बाकी A और B भी क्या है, कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए A और B की वैल्यू कांस्टेंट है, और R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, ठीक है। तो आप ये इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला, ये तीनों कंडीशन, और ये जिस तरह से हम इन्वर्जन टेम्परेचर को इससे कूलिंग इफेक्ट से या फिर हीटिंग इफेक्ट से रिलेट करते हैं, ये भाषा आप याद रखिए क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज और आप यहां पर याद कर सकते हैं कि ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ये इन्वर्जन टेम्परेचर किसके लिए है, कौन सी गैस के लिए, रियल गैस के लिए है कि आइडियल गैस के लिए। देखिए यहां पर जो हम हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, या ये कह लीजिए जो आपका जूल्स थॉमसन इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं, ये जूल्स थॉमसन इफेक्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रियल गैस के लिए होता है। ये ध्यान रखना आपको, ये रियल गैस जिसको हम वांडरवाल गैस भी बोलते हैं। तो ये कई सारे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, और वो सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि एक आइडियल गैस जब पोरस प्लग से पास होगा, या फिर कह लीजिए एक आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, तो ना ही हीटिंग होगा और ना ही कूलिंग होगा, क्योंकि जूल्स थॉमसन इफेक्ट में जिसमें हीटिंग और कूलिंग वाली बात होती है वो आइडियल गैस के लिए नहीं बल्कि रियल गैस या वंडरवाल गैस के लिए होता है। और वंडरवाल गैस के लिए ये इन्वर्जन टेम्परेचर डिफाइन है, रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए नहीं। तो अगर आपसे आइडियल गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर पूछेंगे तो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या, 0। ये आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू 0 है, और रियल गैस के लिए ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। और दूसरा ये कि ये जो जूल्स थॉमसन इफेक्ट होता है वो भी रियल गैस या वंडरवाल गैस के लिए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं जो कि आपसे अभी अक्सर तो यही पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसी भाषा के ऊपर बेस्ड है जो हमने पीछे आपको बताया है। द वांडरवाल कांस्टेंट फॉर अ गैस आर A एंड B, मतलब जो ये इन्वर्जन टेम्परेचर में जो A और B है उसको हम वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं, 2A अपान RB। इसमें A और B को हम वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं, और रियल गैस को हम वांडरवाल गैस भी बोलते हैं। और रियल गैसेस के लिए ही ये चीज डिफाइन है, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आपको A और B की वैल्यू गिवन है, CGS सिस्टम में गिवन है। करेंगे अप टू व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी जूल थॉमसन एक्सपेंशन प्रोड्यूस कूलिंग, किस अधिकतम ताप तक जूल थॉमसन प्रसार शीत प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट का हिंदी हमने लिख दिया है, कूलिंग इफेक्ट किस मैक्सिमम टेम्परेचर तक शो करता है। तो आपने देखा ना कि इन्वर्जन टेम्परेचर ये है, और इसके पहले होता है कूलिंग, इसके बाद होता है हीटिंग, यानी आप कह सकते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक कूलिंग इफेक्ट होगा, यानी कि आपको इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। और ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां से हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है तब भी आपको इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, आर की वैल्यू हमने आपको बता दिया, ये होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन आप ध्यान रखिए ये सारी वैल्यू आपकी सीजीएस सिस्टम में है, आपको इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सारी वैल्यू को आप इसमें रख करके कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, इस इन्वर्जन टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अ गैस द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन Ti एंड बायल टेम्परेचर Tb आर रिलेटेड एज। किसी भी गैस के लिए उत्क्रमण ताप और बायल ताप में क्या संबंध होता है? देखिए किसी भी गैस के लिए तीन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर के फार्मूले होते हैं। एक तो आपका हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर उत्क्रमण ताप, दूसरा आपका बायल टेम्परेचर यानी बायल ताप, तीसरा होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। और इन तीनों में आपस में एक रिलेशन भी होता है, बट अभी हम आज की इस क्लास में क्रिटिकल टेम्परेचर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन सब को डिस्कस करेंगे, तो हम दोबारा से इस वाले प्रॉब्लम को एक और बार वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जान चुके हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला होता है 2A/RB और बायल टेम्परेचर का फार्मूला होता है A/RB। और ये भी आप जान चुके हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक कोई गैस कूलिंग इफेक्ट शो कर सकता है, या वो मिनिमम टेम्परेचर जहां से कोई गैस हीटिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट करता है, उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर या उत्क्रमण ताप बोलते हैं। ठीक है ना, ये उत्क्रमण ताप हो गया। अब ये बायल टेम्परेचर का क्या मतलब है? बायल टेम्परेचर या बायल ताप वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा बायल्स लॉ, जिसमें हम कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है या प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम बायल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट नहीं आता है, इसकी भी अपनी एक लिमिट है। बहुत हाई टेम्परेचर अगर आप कर देंगे तब उसमें पी और वी के कांस्टेंट की बात करेंगे तो हो सकता है कि ये कांस्टेंट प्रोडक्ट ना आए। ठीक है, तो यहां पर इस टेम्परेचर की भी, इस कांस्टेंट टेम्परेचर की भी अपनी एक लिमिट है, और वो जो मैक्सिमम कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर ये चीज वैलिड है, ये होल्ड कर रहा है, उसी मैक्सिमम कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं बायल टेम्परेचर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं बायल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक बायल्स लॉ होल्ड करता है या P × V = कांस्टेंट होता है, उसको हम बायल टेम्परेचर बोलते हैं। और इन्वर्जन टेम्परेचर आप जान ही गए कूलिंग और हीटिंग के अकॉर्डिंग, तो इनके बीच का रिलेशन तो आप बना ही सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो बायल टेम्परेचर का सीधे सीधे 2 गुना है, तो आप लिख सकते हैं Ti = 2 को 2 रहने दीजिए, और ये जो बाकी हिस्सा आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि Tb के इक्वल है, तो Ti = क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ Tb। ये रिलेशन आप याद रख लीजिए, अगली क्लास में हम इन्हीं को रिलेट करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप के साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया Ti = 2 × Tb यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कि जूल केल्विन कोफिशिएंट इज, जूल केल्विन गुणांक है, तो इसमें से कौन जूल केल्विन गुणांक है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपसे ये सवाल और क्या क्या करके पूछ सकते हैं। जूल केल्विन को हम जूल थॉमसन भी बोल सकते हैं, है ना, ये जूल थॉमसन के भी नाम से पूछ सकते हैं क्योंकि थॉमसन का ही नाम लॉर्ड केल्विन। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी। टेम्परेचर का प्रेशर के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंथैल्पी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1/Cp और ब्रैकेट में T और ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस में V। ये जो फार्मूला हमने यहां लिखा है ये जनरल फार्मूला है जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। जनरल इन द सेंस, ये फार्मूला जनरल इन द सेंस कि ये फार्मूला रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है और आइडियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम आइडियल गैस के लिए इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको आइडियल गैस के लिए सॉल्व करें या फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए सॉल्व करें, अगर किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो ऐसे केस में भी हम जब म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो म्यू की वैल्यू निकल के आती है 0। और आप याद रखें कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है ना, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी करेंगे तभी 0 आएगा।
यहाँ से आप देख लीजिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, और अगर ये जीरो होगा तो ये म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू जीरो कैसे आती है, ये हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में बताया हुआ है। जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू आरटी, उस इक्वेशन से हम ये पूरे टर्म की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, और इसको पूरा रखते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी, जीरो। ठीक है। दूसरा, ये तो ठीक है कि आइडियल गैस तक तो बात सबको पता है, बट रियल गैस के लिए या वंडरवाल गैस के लिए, रियल गैस या वंडरवाल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के लिए क्या फार्मूला है, तो ये फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1 में Cp, और ये पूरा टर्म हम निकालते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन से। अगर हम ये पूरा टर्म आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं तब तो हमें आइडियल गैस का म्यू मिलेगा, लेकिन ये जब पूरा टर्म हम यहाँ पर रखते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन से तो हमें रियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू मिलती है, और म्यू इक्वल टू आता है 1/Cp, और ब्रैकेट में आता है 2a/RT माइनस में b। ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू अलग है और आइडियल गैस के लिए अलग, और ये जनरल है, ये सबके लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा del T/del P एट कांस्टेंट H। यहां पर इन्होंने बोला भी नहीं था कि किस तरह के गैस की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल वाला फार्मूला दिया है, इसकी बजाय ये वाला भी फार्मूला ये पूछ सकते थे, दे सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो आपसे वो सवाल इन्होंने पूछ लिया जो हमने अभी पीछे बताया है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस या वंडरवाल गैस म्यू इक्वल टू 1/Cp 2a/RT माइनस b। ठीक है, तो 2a/RT माइनस b यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ ये कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो ये वाला फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द जूल केल्विन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस प्रोड्यूसेस, है ना, ये हमने शुरुआत में आपको ये बात जिक्र किया था कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर वाली बात है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर वाली बात है कि गैस का इनिशियल टेम्परेचर इससे कम होगा तो हीटिंग कूलिंग इफेक्ट, इससे ज्यादा हुआ तो हीटिंग इफेक्ट, ये वाली बात किसके लिए होती है, ये रियल गैस के लिए होती है, रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए अगर इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करें तो जीरो होता है, जीरो इन द सेंस कि आइडियल गैस में हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट बताने का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि जूल केल्विन एक्सपेंशन का जो हम इसको आइडियल गैस के लिए करते हैं तो ये फ्री एक्सपेंशन होता है, और इसमें ना ही हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और ना ही कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और आइडियल गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होती है और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, तो इसलिए आप ये पूरा आइडियल गैस वाला रिजल्ट याद रख लीजिए कि Ti की वैल्यू जीरो, म्यू की वैल्यू जीरो, और आप कहेंगे नो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, और नो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना, जब पोरस प्लग से वो पास होगा आइडियल गैस तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। रियल गैस है तो हीटिंग इफेक्ट भी हो सकता है, कूलिंग इफेक्ट भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है इन्वर्जन टेम्परेचर जब इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, यहां पर आइडियल गैस की वजह से ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहां पर आइडियल गैस की जगह पर अगर लिख देते रियल गैस, अगर यहां पर आइडियल गैस की जगह पर प्रॉब्लम में रियल गैस पूछ देते तब क्या हो जाता, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द गैस, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द गैस, या कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। जैसा गैस होगा वैसा उसका इन्वर्जन टेम्परेचर होगा, और उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कंपेयर करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होगा कि कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, बट आइडियल गैस है तो हमेशा के लिए श्योर है कि नो चेंज इन टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर अ रियल गैस। रियल गैस के लिए इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है, तो ये भी एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा, और रिजल्ट ये है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू Te अल्फा स्क्वायर V, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है ना, रियल गैस के लिए Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस है, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। जो भी आपके पास बीएससी वाली बुक्स होंगी थर्मोडायनेमिक्स की, जैसे आपको अगर ब्रिजलाल या सुब्रमण्यम है या कोई भी दूसरी बुक है, प्रगति प्रकाशन कृष्णा, सब में मैक्सिमम में क्या है कि इसको सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको प्रूव किया गया है, Cp माइनस Cv इक्वल टू T अल्फा स्क्वायर V Et। तो यहाँ पर हम आपको बता देते कि जितने भी टर्म यहाँ यूज हो रहे हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ जो Et है इसका मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है कि गैसेस के लिए दो बल्क मॉडुलस होते हैं, एक होता है Et और एक होता है Es।
ET इक्वल टू होता है गामा पी और ES इक्वल टू होता है P। ये दोनों के दोनों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम बोलते हैं सॉरी ये आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये है आपका एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए यहाँ T दिखाया गया है। एडियाबैटिक में एंट्रोपी सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर S दिखाया गया है। और इसी वजह से एडियाबैटिक को हम आइसो एंट्रोपिक भी बोलते थे, क्योंकि उसमें एंट्रोपी में चेंज नहीं होता। तो ये है हमारा, आप कह सकते हैं इसको एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। और कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? बल्क मॉडुलस, यंग बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों में से ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पर जो है वो है आपका, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है उसमें से ये जो T है वो यहां पर ET दिखाया गया है। यहां अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको नॉर्मली हम गामा से रिप्रेजेंट करते थे, ये वो अल्फा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, बाकी T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम, Cp माइनस CV इक्वल टू T अल्फा स्क्वायर VET। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से इसका रेशियो भी याद रखना चाहिए। रेशियो ये है कि, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, आई थिंक ये उल्टा हो गया रिजल्ट। इसको मुझे बोलना चाहिए गामा पी नहीं, यहाँ पर ET इक्वल टू पी होता है और ES इक्वल टू गामा पी होता है, क्योंकि गामा वाला जो टर्म है ना वो एडियाबैटिक में आता है, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा होगा पाइसन लॉ, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें आपने पढ़ा था P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं पर गामा का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये होता है गामा इंटू P, है ना। इसी के स्लोप में गामा आता है, इसके स्लोप में गामा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और ये रिजल्ट अब सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं कि इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट रिमेन्स अनसर्टेन। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर ले, तो गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में अभी आपने देखा शुरुआत में, ये आपका चार जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसमें से एक पोटेंशियल है, और इसका फार्मूला होता है G इक्वल टू U प्लस PV माइनस में क्या TS। ये जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, ये एक रिवर्सिबल थर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है और नियत रहता है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, जूल थॉमसन इफेक्ट में कौन सी क्वांटिटी या कौन सा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है? इस तरह के प्रोसेस में तो आपका G वाली जो वैल्यू है गिव्स फ्री एनर्जी वो कांस्टेंट है। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या कांस्टेंट होता है? एंथैल्पी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में या जूल थॉमसन इफेक्ट में गैसेस का टेम्परेचर भले बदल जाए लेकिन उसकी टोटल एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें क्या कर रहे हैं, इन जूल थॉमसन इफेक्ट इफ 2A/RT इज ग्रेटर देन B फॉर वंडरवाल गैस द इफेक्ट में बी। एक वंडरवाल गैस या एक रियल गैस के लिए टेम्परेचर जो है गैस का वो है 2A मतलब उसके लिए जो इक्वेशन होल्ड कर रहा है वो ये है कि 2A/RT इज ग्रेटर देन B है। तो आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, दोनों में से कोई भी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो आप सबसे पहले ये कंडीशन याद रखें कि T लेस देन T इन्वर्जन पर कूलिंग इफेक्ट होता है, T ग्रेटर देन T इन्वर्जन पर हीटिंग इफेक्ट होता है, T इक्वल टू T इन्वर्जन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। और जो T इन्वर्जन है उसके लिए फार्मूला होता है इन्वर्जन टेम्परेचर आइडियल रियल गैस के लिए 2A/RB होता है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जिस रियल गैस के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है उस रियल गैस का हम इनिशियल टेम्परेचर T निकालते हैं। तो इस T को इधर ले जाइए, B को इधर ले आइए, तो आ जाएगा कितना 2A/RB इज ग्रेटर देन क्या T की। और आप देखिए ये जो है वो रियल गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर है, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर कम है ना। इनिशियल टेम्परेचर कम है इन्वर्जन टेम्परेचर से, इनिशियल टेम्परेचर कम है इन्वर्जन टेम्परेचर से, तो ये है कूलिंग इफेक्ट का कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं लिखा है कि 2A/RB ग्रेटर देन T। T यहाँ नहीं है, T को आप इधर ले गए हैं और B को इधर ले गए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, और इसमें उल्टा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो TI अगर ज्यादा है T से, या कह लीजिए T जो है वो कम है TI से,
तो इस ये जो है आपका कूलिंग इफेक्ट का कंडीशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इन जूल थॉमसन इफेक्ट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। पीछे अभी डिस्कस हो गया, इंथैल्पी होता है इसका आंसर, है ना, तो इसका आंसर एंथैल्पी है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, ये आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ये आपका एंथैल्पी है, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी है। तो चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए हमें रिलेशन पता है, तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चारों का इक्वेशन लिख करके फिर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चारों का इक्वेशन एक एक करके लिख करके हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। याद तो ये रिजल्ट नहीं रहता है किसी को, आपको करना ही पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे आया होगा। तो आपके पास फार्मूला जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस में टी एस, लेकिन यहाँ पर डी जी है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी जी इक्वल टू सबको डिफरेंशिएट करना होगा, ये हो जाएगा डी यू। इसमें दो दो टर्म है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए एक को कांस्टेंट, मतलब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से इसमें टी इंटू डी एस और फिर प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इंटू डी एस और एस इंटू डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, डी यू प्लस पी वी पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये आपका डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू प्लस में पी सॉरी वी डी पी और माइनस में टी डी एस माइनस में एस डी टी। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है डी क्यू सॉरी डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपान में टी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी इंटू में डी एस, और ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए। तो डी जी इक्वल टू डी क्यू की जगह पर रखेंगे टी इंटू डी एस, और प्लस में ये वी डी पी, और प्लस माइनस में ये टी डी एस, और माइनस में ये एस डी टी। और यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो आपको मिल जाएगा डी जे इक्वल टू वी डी पी माइनस में एस डी टी, है ना। आपको ये सारा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो ये पहले से बता दिया कि ये ऑप्शन करेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। आपको हो सकता है पहला सही होता, दूसरा सही होता, तो आपको चारों थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल हैं उनका रिलेशन याद होना चाहिए। उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट करके आपस में इंटर रिलेट करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वी डी पी माइनस एस डी टी यहां से करेक्ट हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको जी और एच के बीच में रिलेशन बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप इसको रिप्लाई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज, ये क्वेश्चन तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दो तरह के इक्वेशन होते हैं ना, एक होता है आपका क्लासियस इक्वेशन, देख लीजिए फिर से, क्लासियस इक्वेशन जिसको हम लैटेंट हीट का सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आपका C2 माइनस C1, मतलब सैचुरेटेड वेपर का स्पेसिफिक हीट माइनस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू DL अपान DT माइनस L अपान T। ठीक है ना, ये लैटेंट हीट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन वेरिएशन बताता है और उसको स्पेसिफिक हीट से रिलेट करता है। इसको हम क्लासियस इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम सेकेंड लैटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं, सेकेंड लैटेंट हीट इक्वेशन। और इसी की हेल्प से हम सैचुरेटेड वाटर वेपर का 100 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक हीट C2 निकालते हैं और वो वैल्यू माइनस में आती है, इसलिए हम कहते हैं सैचुरेटेड वाटर वेपर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं, इसको हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रहे, इसको हम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दोनों कंबाइंड है तब भी यही है और सिर्फ क्लैपेरॉन है तब भी ये है, लेकिन क्लासियस अलग है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है dp अपान dt इज इक्वल टू L अपान T ब्रैकेट में V2 माइनस V1, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इंपैक्ट होता है उसको हम यहां से जान सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन बोलते हैं। और ये मैक्सवेल के जो 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उसमें से सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और शुरुआत में जो एक दो पॉइंट हमने रोके हुए हैं वो सारे पॉइंट अब यहां पर क्लियर हो जाएंगे, यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से डिराइव होता है। तो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन क्या है और उसको कैसे याद करें। अब जैसे इसमें ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन,
इन चारों में से मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन कौन नहीं है। ठीक, तो पहले तो हम आपको बता दें कि मैक्सवेल के चारों इक्वेशन आप याद कैसे करते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन नहीं। देखिए मैक्सवेल के जो चारों इक्वेशंस हैं जिनको हम मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन बोलते हैं, वो चारों इक्वेशन डिराइव होते हैं जो हमने शुरुआत में चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और उसके अलावा आपने जो चौथा केस पढ़ा है वो आपका एंथैल्पी। इन चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का यूज करके हम चार इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। और वो जो चारों रिलेशन है वो कैसे बनते हैं, आप देखिए कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला इक्वेशन और जो तीसरा इक्वेशन है उसको लिखने का एक पैटर्न होगा, और जो आपका दूसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन है, चलिए दूसरे और चौथे को हम यहां पर लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन जो होगा उसको एक साथ लिखेंगे। आप मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं 1 3 और यहाँ 2 लिखा रहेगा और यहाँ 4 लिखा रहेगा, है ना, एक पैटर्न समझने के लिए। मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं बीच में ऐसे इक्वल लगाएंगे, यहां पर भी इक्वल लगाएंगे, और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में यानी अपान में लिखेंगे डेल एस, यहां पर भी अपान में लिखेंगे डेल एस। ध्यान दीजिएगा ये रूल मतलब ऐसा रूल नहीं होता है, ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक रिलेशन को याद करने का तरीका होता है, और कई क्वेश्चन में ये आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को याद करने के लिए आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएंगे और अपान में डेल एस लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में जस्ट उल्टा करेंगे, राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में जाएंगे। तो यहां पर भी अगर हम बीच में इक्वल लगा दे तो यहां पर ऊपर होगा डेल एस और यहां पर भी ऊपर होगा डेल एस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं सी, और इसको लिखते हैं ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज और सी फॉर क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि आपको एक वर्ड याद रखना है, स्पोर्टिव, यानी SPTV। मैक्सवेल के जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं चारों, उसमें यही चारों टर्म आएंगे। तो SPTV को आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, क्लॉकवाइज लिखना होता है। तो इसमें हम SPTV को एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसमें क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसमें क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में माइनस सिंबल लगाएंगे, जब हम इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे तो फिर राइट हैंड साइड में प्लस सिंबल लगाएंगे। ध्यान रखना है, जो चीजें जहां जहां बोल रहे हैं वही आपको करना है। राइट हैंड साइड में ही माइनस लगाना है, लेफ्ट में लगाएंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये इक्वेशन में आप कहेंगे कि ये जो समथिंग अपॉन डेल एस है, उसको समथिंग अपॉन डेल एस को तो हम इधर भी लिख सकते थे, तो ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। याद करने के लिए अच्छा है। और आप देखिए पहले इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को SPTV आपको मिलना चाहिए, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो S यहां पर है, अब देखिए क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, तो S यहां पर है, P यहां पर हो जाएगा, T यहां पर हो जाएगा, V यहां पर हो जाएगा। और अब देखिए यहां पर S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, यहां पर V के रिस्पेक्ट में। यहां पर S के रिस्पेक्ट में किया गया, इसका मतलब V कांस्टेंट है, यहाँ V के रिस्पेक्ट में किया गया S कांस्टेंट। और इसको हमने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए राइट हैंड साइड में माइनस भी लगेगा, है ना। ये हो गया मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम आते हैं इस थर्ड वाले पर। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, डेल एस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा था, लेकिन हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, माइनस लगा दिया। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है प्लस में, तो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमेगा। तो डेल एस यहाँ है, तो डेल एस पी टी, और यहाँ पर क्या V। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। यहाँ S है तो यहाँ S कांस्टेंट, यहाँ P है तो यहाँ P कांस्टेंट, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए प्लस का प्लस होगा। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन हो गया। सिमिलरली मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज मतलब S यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर P हो जाएगा, अपान में T हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा। अब यहाँ पर V है और यहाँ पर T है, इधर T कांस्टेंट, इधर V कांस्टेंट। क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यही है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, और इसी से डिराइव होता है आपका ये इक्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं क्लासियस क्लैपेरान इक्वेशन, dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ये सवाल पूछा जाता है कि ये इक्वेशन किससे डिराइव होता है, तो अगर नाम पूछते हैं तो सिर्फ सेकंड इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन पूछते हैं तो आप ये इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप ये रूल अगर आपको पता है तो ये आप बना सकते हैं। इसको देखिए कैसे बनाएंगे याद कैसे करेंगे। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे, डेल एस के बाद डेल पी, यहाँ पर हो जाएगा डेल टी, SPTV, यहाँ पर डेल V। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? नहीं, ये नहीं दिख रहा है,
तो इसको मुझे इधर करना होगा, एक सेकेंड मैं इसको अलग कर देता हूँ। इक्वेशन 2 को और 4 को यहाँ लिख देते हैं। तो 1 और 3 में राइट हैंड साइड में नीचे था, 2 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, यहाँ पर डेल एस रहेगा, इसमें भी डेल एस रहेगा, ऐसे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ। तो अब हम इसमें यूज करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज था, फिर ये क्लॉकवाइज था, ये यहाँ पर इक्वेशन सेकंड जो है वो क्लॉकवाइज होता है, और इक्वेशन फोर्थ जो है वो आपका मतलब ए सी सी ए ऐसे होता है, ये ए। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डेल एस के बाद डेल पी, यहाँ पर डेल पी एस पी टी, और उसके बाद क्या वी। ये हो गया आपका मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, जिससे हमारा क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन डिराइव होता है। यहाँ टी है तो यहाँ टी कांस्टेंट, यहाँ वी है तो यहाँ वी कांस्टेंट, क्लॉकवाइज है तो प्लस का प्लस, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा जाना है तो एस पी, यहाँ पर टी, यहाँ पर वी। और यहाँ पर देख लीजिए, ये टी है तो यहाँ टी कांस्टेंट, ये पी है तो यहाँ पी कांस्टेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए राइट हैंड साइड में माइनस भी लगेगा। ये है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमने अब ये इक्वेशन तो आपको बनाना आना चाहिए, और आपका वो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से डिराइव हुआ, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हमने शुरुआत में एक पॉइंट आपको बोला था कि जो मैक्सवेल के जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं आपके यू, है ना, यू एफ एच जी, हमने कहा था कि आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को इसी सीक्वेंस में याद करिए। और क्यों याद करिए, उधर फ्रेंड का है घर, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ये हमने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो U है वो इसकी हेल्प से हमारा मैक्सवेल का ये जो चारों इक्वेशन है, इसमें से पहला इक्वेशन इसकी हेल्प से, इस वाले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से ये डिराइव होता है, इसी इक्वेशन को आगे लेकर के। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, वो F को लेकर के डिराइव होता है। जो तीसरा इक्वेशन है वो आपका एंथैल्पी को लेकर के डिराइव होता है। जो चौथा इक्वेशन है वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर के डिराइव होता है। यानी यहां से 4 ये सवाल बन सकते हैं कि मैक्सवेल का ये वाला इक्वेशन कौन से पोटेंशियल से डिराइव होता है, कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से। तो ये सीक्वेंस अगर आपको 1 2 3 4 याद है तो फिर 1 2 3 4 के लिए ये ऑर्डर अच्छा है। उधर फ्रेंड का है घर, यानी यू एफ एच जी, ये मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, और ये फोर्थ के लिए, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आपको मैक्सवेल के चारों इक्वेशन बनाने आने चाहिए, और चारों इक्वेशन किसके किसके हेल्प से डिराइव हुए हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन जो आता है कई बार, वो ये आता है कि जैसे आप कहेंगे कि डेल एस अपॉन डेल पी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, यही ऑप्शन ले लेते हैं। अगर हम सपोज हम यही वाला ले लेते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, डेल एस अपॉन डेल पी, ऐसे डेल एस अपॉन डेल पी इज इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे डेल वी अपॉन डेल टी, क्योंकि a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू a, ये कर सकते थे ना। तो हमने इसको देखिए यहां लिख दिया, और इसको हमने दूसरी साइड लिख दिया, और एक माइनस लगाना था, आप माइनस कहीं भी लगा दीजिए, इधर या इधर कहीं भी लगा दीजिए। अब देखिए एक चीज दिक्कत आएगा आपको समझने में कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। दिक्कत यहां पर ये आएगी कि आप देखेंगे एसपीटीवी जब हम क्लॉकवाइज, हमने बताया ना कि एसपीटीवी जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्लस में लिखते हैं, और अब यहां अगर देखेंगे तो एसपीटीवी ये क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ये माइनस क्यों आया। आपको लगेगा ना कि अगर ये क्लॉकवाइज इस टाइम घूम रहा है तो फिर ये माइनस क्यों आया, इसका मतलब ये गलत है, जबकि ये गलत नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि आपने एट रैंडम इसको लिख दिया है, और रूल आप वही अप्लाई कर रहे हैं जो आपने याद करने के लिए रूल अप्लाई किया था, है ना। ऐसा कोई वो रूल नहीं होता कि ऐसे ही लिखा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। और अगर आपने याद किया है वैसे और एग्जाम में लिखा हुआ है ऐसे, तो आपको लगेगा ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। आपने वो जो मेथड आपने ऑप्ट किया है वो मेथड सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है कि मिस्टेक्स ना हो, गलतियां ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब भी ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो तो आप एक बार सावधान होकर के पहले अपना इक्वेशन बना करके फिर आप देख लीजिए कि उसमें से इधर पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था। बाकी साइक्लिक ऑर्डर आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से लिखें, साइक्लिक ऑर्डर तो एसपीटीवी का मिलना चाहिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब ये पूछ रहे थे कौन इसमें से मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है, वो तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहां माइनस वाला इशू नहीं आएगा, जबकि कई क्वेश्चन में वो भी डाउट आता है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सब में देखिए, यहां पर अगर देखें एसपीटीवी जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस भी आ गया और एसपीटीवी बन गया, ठीक। दूसरा यानी ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है। दूसरा अगर यहां पर आप देखें एसपीटीवी, ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, और पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहां पर देखिए ये क्या है, एसपीटीवी, ये मैक्सवेल का
आपका कौन सा इक्वेशन है, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन बन गया, एसपीटीवी क्लॉकवाइज जा रहा है और पॉजिटिव लिखा है, करेक्ट है। अब यही वाला गलत होगा, और क्यों गलत होगा ये देखिए कि एसपीवीटी, पहली बात तो एसपीवीटी की वजह से ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि एसपीवीटी नहीं चलता, एसपीटीवी, एसपीटीवी ये सीक्वेंस होना चाहिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -b और क्लॉकवाइज है तो प्लस में, तो इस वजह से ये आपका इक्वेशन नहीं। कई बार ये वाला सीक्वेंस मैच कर जाता है, लेकिन माइनस वाले की वजह से कुछ गड़बड़ आता है, तो वो माइनस वाला जो डाउट है वो आप ध्यान रखें कि पहले आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन लिख ले। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, ये वाला देखिए इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस, तो अगर हम इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें तो क्या आ जाएगा, del p अपॉन del t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू del s अपॉन del v एट कांस्टेंट t। अब आप यहां पर देखें तो आपको लगेगा SPTV, ये कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस वजह से माइनस होना चाहिए, जबकि माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही। तो इस वजह से आपने जो रूल बनाया है याद करने के लिए, उससे आप बना के फिर उससे आप मैच करिए कि क्या a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए करने पर दिक्कत तो नहीं है ना, तो फिर ये करेक्ट आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेट में दिया हो ये जरूरी नहीं है, आपको ऑप्शन ऐसा भी दे सकते थे, ठीक है। चलिए, तो काफी ज्यादा हो गया ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन इससे कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक रिलेशन करेक्ट है। एक्चुअल में दो इक्वेशन होते हैं जिसको हम टीडीएस इक्वेशन बोलते हैं, तो जो दोनों टीडीएस इक्वेशन होते हैं उसमें से एक इसमें दिया हुआ है और वही आपको ढूंढना है, और वही इक्वेशन यही है आपका, बल्कि टीडीएस इक्वल टू सीपी डी टी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट पी इंटू डी पी, ये आपका टीडीएस इक्वेशन, इसको हम सेकंड टीडीएस इक्वेशन बोलते हैं अक्सर। और जो आपका फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है वो ऐसे होता है, टीडीएस इज इक्वल टू सीपी की जगह पर सीवी डी माइनस की जगह पर प्लस, और उसके बाद v की जगह पर, मतलब आपको क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में इंटरचेंज करना है, और प्लस माइनस को कर लीजिए आपस में इंटरचेंज करना है, यानी जहां जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। तो माइनस का आपने प्लस कर दिया, आप कहीं कुछ नहीं करना है, और जहां जहां प्रेशर है वहां वॉल्यूम लिखेंगे, जहां जहां वॉल्यूम है वहां प्रेशर लिखेंगे, तो वॉल्यूम का प्रेशर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल टी, एट कांस्टेंट प्रेशर था तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ डीपी है तो यहाँ पर डीवी हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, और ये है आपका सेकंड टीडीएस इक्वेशन, और आपको इसको याद भी रखना चाहिए। इसमें से पूछ रहे थे इसमें से कौन सा करेक्ट है, बाकी तीन गलत है, यही वाला करेक्ट है, और ये भी दे सकते थे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मैंने कोशिश की है कि ये जो आपको तीनों टॉपिक हैं, जैसे कि आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और मैक्सवेल के चारों रिलेशन को लिखने का तरीका, और उसमें जो कंफ्यूजन आते हैं माइनस की वजह से या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन नंबर 19 में। और इसके साथ साथ जो आपके जूल्स थॉमसन इफेक्ट के ऊपर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट कब होगा, कूलिंग इफेक्ट कब होगा, आइडियल गैस के लिए क्या वैल्यू है, रियल गैस के लिए क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या ये गलत हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते हैं और अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।